हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप सब कुछ सीख रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपको पता है। और आपको जो नया नव वर्ष है, ठीक है, न्यू ईयर, न्यू ईयर, इस न्यू ईयर 2026 में 2026 में आपको नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं। आपको अच्छा रिजल्ट ला करके समाज को दिखाना है कि हमारे पास आगे बढ़ने की कितनी ताकत है। जो नव वर्ष होता है, हर हर नव वर्ष कुछ ना कुछ सिखाता है और आपको बताता है कि आप एक कुछ नया कर सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जाए जिससे कि आपका जीवन खुशहाल हो और इस समाज को आपके जीवन से लाभ हो। चलिए खैर, इसी बातों के ध्यान में रखते हुए आज सभी को नव वर्ष मंगलमय हो। आप अच्छे अच्छे रिजल्ट लाएं और आगे बढ़ें। इसी के क्रम में आपको आज आज इस लेसन में आपको हम समझाएंगे कि जो लेखा शास्त्र आपको पढ़ा रहे थे, अकाउंटेंसी पढ़ा रहे थे, उसी के अंतर्गत सेकेंड पार्ट में जो लास्ट लेसन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये क्या होता है और इससे क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, ये समझ करके आप एक बेहतर मार्क्स अपने एग्जाम में ला सकते हो। यहाँ से आपको 20 to 30 मार्क्स का मैटर मिल जाएगा, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है। और बने रहिए लास्ट तक और देखिए और आसानी से सीखिए। इस समय एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, जबकि आपके लगभग हर कॉलेज में कुछ न कुछ जैसे एग्ज़ाम, प्री बोर्ड, ये सब चलता रहेगा और आप वहाँ पे क्लासेस वगैरह की दिक्कतें रहती हैं, इसलिए आप ऑनलाइन सीखते रहेंगे तो आपका रिवीजन भी बना रहेगा और आप अच्छे मार्क्स लाने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, तो हम इसी क्रम में आपको बताते हैं कि रोकड़ प्रवाह विवरण होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने अब तक नहीं कुछ सीखा है तो भी आप बहुत आसानी से इसे सीख सकते हैं। यहाँ पे सभी को पता है कि रोकड़ का मतलब होता है कैश। क्या मतलब होता है? कैश। कैश का मतलब होता है जो हमारे पास धन है, पैसा है, जो आपके पास रुपए हैं, वो कैश होता है। और कैश में ही आपको कैश में ये शामिल हो जाता है जो बैंक में पैसा जमा होता है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि कैश के तुल्यन राशियाँ कौन सी हैं, रोकड़ के समान कौन सी राशियाँ हैं। वे इन्वेस्टमेंट, वे संसाधन जिनसे आप धन को आसानी से अपने ऐसे इन्वेस्टमेंट ऐसे जमाएं जिनको आप आसानी से धन में कन्वर्ट कर लें, उन्हें भी हम रोकड़ के रूप में मानते हैं। जैसे मान लो शेयर्स आपने सुना होगा, अंश में अगर पैसा लगा है तो उसे आप कभी भी बेच करके मार्केट से धन में कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए इसको हम रोकड़ के तुल्य मानते हैं। अब यहाँ पे रोकड़ की बात हो गई। अब दूसरा होगा प्रवाह। प्रवाह का मतलब आना और जाना, आना व जाना, यानी इनफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो, आउटफ्लो। आना का मतलब व्यवसाय में आना, ठीक है। जाना का मतलब व्यवसाय से जाना। किसका? रोकड़ का। रोकड़ का व्यवसाय में आना और रोकड़ का व्यवसाय से जाना का कोई विवरण बनाया जाए तो उसे कहेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। रोकड़ जो प्रवाह विवरण है, यहाँ से हम पढ़ते हैं और आप इसे नोट कर लीजिए आप एक कॉपी पे। वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 धारा 240 में परिभाषित किए गए हैं। इनमें से लेखांकन मानक 3 रोकड़ प्रवाह विवरण में विवरण शामिल है। ये जो लेखांकन मानक होता है उसको हम समझा चुके हैं कि एएस क्या होते हैं, लेखांकन मानक क्या होते हैं। लेखांकन मानक क्या है कि लेखा करने के एक मानक है, स्टैंडर्ड है, जिसके माध्यम से लेखा किया जाना चाहिए, तो उसे हम लेखांकन मानक कहते हैं। जो लेखांकन मानक बने हैं, जो लेखा करने के मानक बने हैं, उसमें एक लेखा मानक है 3। उसके अंतर्गत कैश फ्लो स्टेटमेंट का वर्णन किया गया है। रोकड़ प्रवाह विवरण एक उद्यम की रोकड़ तुल्य राशियों तथा रोकड़ में बदलाव के संदर्भ में रोकड़ प्रवाह को परिचालन, निवेश, वित्तीय क्रियाकलापों में वर्गीकृत करते हुए ऐतिहासिक जानकारियाँ प्रदान करता है। इसके लिए अपेक्षित है कि एक उद्यम को रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना चाहिए। देखिए, प्रत्येक व्यवसाय को चाहिए कि वो रोकड़ का प्रवाह
विवरण तैयार करें। क्यों? क्योंकि एक व्यवसाय में धन कहाँ से आया और कहाँ चला गया, किन किन स्रोतों से पैसा आया और कहाँ चला गया, यह कहाँ प्रयोग किया गया, इसकी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्राथमिक जानकारी है। देखिए, रोकड़ प्रवाह विवरण का प्राथमिक उद्देश्य एक उद्यम की अवधि विशेष का मतलब जैसे 1 ईयर हो सकता है, 1 ईयर यानी 1 साल में, 1 ईयर में के दौरान विभिन्न क्रियाकलापों शीर्षों जैसे कि प्रचालन क्रिया, अभी हम इन तीनों क्रियाओं को समझाएंगे, निवेश क्रिया और वित्तीय क्रियाओं में रोकड़ प्रवाह में अंतर्वाह और बहिर्वाह दोनों आना और जाना के संबंध में उपयोगितापूर्ण सूचना प्रदान करना है। ठीक है, तो ये आपका रोकड़ प्रवाह विवरण का उद्देश्य है। रोकड़ प्रवाह विवरण का क्या उद्देश्य है, ये क्वेश्चन बनता है, तो आप इसे नोट कर लें और याद कर लें। फिर है रोकड़ प्रवाह विवरण के लाभ क्या हैं। जैसे रोकड़ प्रवाह विवरण के क्या लाभ होंगे। रोकड़ प्रवाह विवरण जब अन्य वित्तीय विवरणों के साथ उपयोग किया जाता है तब वो सूचनाएं प्रदान करता है कि उद्यम में कहाँ कहाँ से धन आया और कहाँ चला गया। फिर रोकड़ प्रवाह सूचना एक उद्यम में रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांकों को पैदा करने की क्षमता को मूल्यांकित करने में उपयोग किया जाता है कि भाई कहाँ कहाँ से धन आता है, कहाँ जाता है, तो अधिकतम क्या पैसा कहाँ से और आ सकता है। फिर रोकड़ इसके साथ ही यह विभिन्न उद्यमों की परिचालन क्षमता, रिपोर्टिंग की तुलनात्मकता को बढ़ाता है। ठीक है, यह परिवर्तनीय परिस्थितियों में रोकड़ पर अंतर्वाह बहिर्वाह में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होता है। ठीक है, फिर है रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांश राशियाँ किसे कहते हैं, ये आप इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रोकड़ और रोकड़ तुल्य राशियाँ क्या हैं। ये हाँ, इसमें समझिए। देखिए, लेखांकन मानक जो 3 है कहता है कि रोकड़ के अंतर्गत हस्तस्थ रोकड़, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मांग में बैंक के साथ मांग जमा। रोकड़ तुल्य राशियों का तात्पर्य अल्पकालीन उच्च तरलता निवेशों से है। ठीक है, जो मैंने बताया था कि अल्पकालीन जो बहुत थोड़े समय के लिए पैसा जमा है जिसे उच्च तरलता यानी तुरंत कैश में बदला जा सकता है, उसको हम कहते हैं उच्च तरलता। तो उच्च तरलता की जो राशियां हैं उन्हें भी हम कैश में शामिल करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे अगर शेयर्स में पैसा लगा है तो उसे हम बेच करके तुरंत धन में तुरंत का मतलब है 1 या 2 दिन में जो पैसा परिवर्तित करके हम कैश में ला सकते हैं उसे हम कहेंगे उच्च तरलता निवेश। ठीक है, तो 3 प्रकार के इसमें पैसा आता है। फिर रोकड़ प्रवाह का मतलब समझ आ रहा है, क्या कह रहे हैं। रोकड़ प्रवाह क्या है। रोकड़ प्रवाह का आशय गैर रोकड़ मदों द्वारा रोकड़ के आवक और जावक से है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की इन्होंने गैर रोकड़ मदों। ठीक है, एक गैर रोकड़ मद की रोकड़ के रूप में प्राप्ति को रोकड़ अंतर्वाह कहा जाता है, जबकि ऐसी मदों के लिए रोकड़ के भुगतान को बहिर्वाह रोकड़ प्रवाह के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जो गैर रोकड़ मद कह रहे हैं इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, जो कैश है, कैश का आना और कैश का जाना, तो कैश का कैश में कन्वर्जन तो आपका बनता नहीं है कि जैसे रोकड़ से रोकड़ बदल गई तो कुछ हो गया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए हम गैर रोकड़ मद लेंगे। जैसे मशीन है, आप ध्यान से समझ लिए, जैसे मशीन है तो मशीन को सेल किया फॉर कैश तो रोकड़ आ गई, तो ये आपका गैर रोकड़ मद है। ठीक है, तो इससे जो पैसा आया है उसे हम कहेंगे गैर रोकड़ मद। ठीक, तो गैर रोकड़ मद जो होता है उसमें इसी को हम कहते हैं गैर रोकड़, यानी गैर रोकड़ मद से पैसा आए या जाए। ठीक है, तो इसी को कह दिया कि गैर रोकड़ मद। ठीक, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया इन्होंने, उदाहरण के लिए नकद भुगतान द्वारा मशीन की खरीद। ठीक है, तो बहिर्वाह यानी पैसा चला गया, जबकि एक मशीन नकद बिक्री हो गई तो पैसा प्राप्त हो गया, तो ये अंतर्वाह हो गया। यानी अगर मशीन को बेचा तो पैसा आया और मशीन खरीदी तो पैसा गया,
तो ये मशीन का रोकड़ में परिवर्तन ही रोकड़ प्रवाह हो गया, चाहे वो आने के रूप में हो या जाने के रूप में हो। इसके अतिरिक्त जब रोकड़ में, जैसे रोकड़ का व्यापारिक प्राप्यों से आना, ठीक है, व्यापारिक देवताओं को भुगतान करना, कर्मचारियों को भुगतान, लाभांश की प्राप्ति, ब्याज का भुगतान आदि, ये सब सम्मिलित। इसके साथ ही जैसे जो भी कैश का आना है, कैश का जाना है, बस इतना मोटा मोटा समझ लीजिए। उन क्रियाकलापों को, क्रियाकलाप का मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं जिनसे आया पैसा गया, इन्हें आप 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो जो जिन जिन स्रोतों से पैसा आएगा उन्हें आप 3 प्रकार के पार्ट में बांट देंगे। पहला है प्रचालन, दूसरा है निवेश, तीसरा है वित्तीय। प्रचालन का मतलब ऑपरेटिंग, ठीक है, अभी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप इंग्लिश में सॉल्व करते होंगे तो आपको बहुत ध्यान होगा। प्रचालन क्रिया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग क्या है, प्रचालन क्या है? प्रचालन का मतलब है एक व्यवसाय जो क्रियाकलाप दिन प्रतिदिन करता है, जो प्रमुख क्रियाएं हैं, जो उसकी प्राथमिक क्रियाएं हैं, वही उसका प्रचालन है। जैसे बिक्री, जैसे खर्च का भुगतान, कच्चे माल को खरीदना, बेचना, ये सब जो भी मतलब क्रियाएं होती हैं जिसके लिए व्यवसाय स्थापित है, ठीक है। तो ये सब जो क्रियाएं हैं वही प्रचालन क्रिया है, ऑपरेटिंग क्रिया है, क्रियाकलाप है, ठीक है। तो जिन क्रियाकलापों से पैसा आता है और क्रियाकलापों से पैसा जाता है उसमें इन्होंने देखो 2 प्रकार से, माल की बिक्री, सेवाओं को प्रदान करने से रोकड़ प्राप्तियाँ, ठीक है। रॉयल्टी, फीस है, कमीशन है, अन्य रोकड़ प्राप्तियाँ, तो ये पैसा आता है। ये हो गया अंतर्वाह, क्या हो गया? इनफ्लो, क्या हो गया? इनफ्लो, ठीक है। ऐसे ही देखिए आउटफ्लो है, आउटफ्लो, इसमें क्या है? माल की सेवाओं में जो नकद भुगतान किया गया, कर्मचारियों उनके माध्यम से अन्य व्यक्तियों को नकदी का भुगतान किया गया, बीमा उपक्रम में प्रीमियम है, दावे है, वार्षिकी है, आयकर है तो नकद भुगतान है, ये सब क्या हो गया? ये आपके बाहिर्वाह हैं, आउटफ्लो है, यानी पैसा जाता है। इनसे पैसा आया, इनसे पैसा गया, तो इन कम क्रियाओं को हम लिखेंगे और इनका जो नेट निकालेंगे, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो को आपस में घटाएंगे। अगर इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो नेट इनफ्लो होगा, यानी पैसा बढ़ गया, यानी आया ज़्यादा गया कम। ऐसे ही अगर आउटफ्लो ज़्यादा है यानी पैसा ज़्यादा गया है, आया कम है, तो नेट आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो पैसे का ऋणात्मक बहाव क्या है कि पैसा आया कम गया ज़्यादा। ऐसे ही जब पैसा ज़्यादा आया और गया कम तो पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही जो दूसरी एक्टिविटी है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ठीक, इसको कहते हैं निवेश क्रिया। इसको क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, ठीक। तो जो निवेश क्रिया है, निवेश क्रिया मतलब है कि जहाँ दीर्घकाल के लिए पैसा लगाया गया है, दीर्घकालीन संपत्तियाँ खरीदी गई या बेची गई, उन्हें इसमें शामिल किया जाता है। इसमें देखिए क्या है आपका बहिर्वाह, क्या है? स्थिर संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए नकद भुगतान, ठीक है। स्थायी संपत्तियाँ, जो स्थिर का मतलब स्थायी संपत्तियाँ, जैसे और अन्य जो जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया गया लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टमेंट हैं इन्हें इसी में शामिल करते हैं। अंश ऋणपत्रों को अन्य उद्यमों में प्राप्त करने पर नकद भुगतान, यदि ऐसे ऋणपत्र को व्यापारिक उद्देश्य के लिए धारित न किया गया हो। मैंने आपसे बात कही थी कि जो अगर कहीं पे पैसा लगाया गया अल्पकाल के लिए, ठीक है, तो उसे हमने कैश इक्विवेलेंट कह लिया था, आप पीछे समझ पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो धन पैसा लगाया गया है वो लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया है, या तो उसे हम कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट किया गया है और उसमें जो पैसा लगाया गया उससे पैसा गया है व्यवसाय से। तीसरी पार्टी को रोकड़ अग्रिम ऋण देना, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो पैसा है वो आउटफ्लो है, इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही
कुछ पैसा है जैसे निवेश के इन्वेस्टमेंट, जैसे अमूर्त संपत्तियों सहित स्थिर संपत्तियों, ठीक है, चाहे वो निपटाने से नकद प्राप्तियां, ठीक है, नकद प्राप्तियां का मतलब निपटाने का मतलब है कि यार इनको बेच दिया, सेल कर दिया, तो सेल से जो पैसा आया तो इनफ्लो हो गया। क्या हो गया? इनफ्लो हो गया। ऐसे ही तीसरी पार्टी से अगर कोई पैसा मिला है, अंश ऋण पत्रों को यदि बेच दिया गया है, ऋण पत्र अग्रिम ब्याज पर रोक, अगर कोई ब्याज मिला हुआ है, अन्य उद्यमों में निवेश से लाभांश मिला हुआ है, तो ये सब पैसा आया, इनसे पैसा आया, इनमें पैसा गया, ठीक है, इतना समझ लीजिए। फिर है वित्तीय क्रिया से रोकड़ प्रवाह, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ठीक है। तो वित्तीय क्रियाएं होती हैं, उन वित्तीय क्रियाओं में क्या क्या शामिल है, तो उनके अंतर्गत जो भी धन दीर्घ काल में पैसा व्यवसाय में पूंजी के रूप में लगा है, चाहे वो ऋण पूंजी के रूप में हो या फिर अंश पूंजी के रूप में हो, दोनों को इसी में शामिल कर देंगे। जैसे अब ये अंतर्वाह कौन कौन सा हो जाए, जैसे अंश ऋण पत्रों का निर्गमन, ठीक है, शेयर्स का बेचे गए, किसके लिए, कैपिटल के लिए, पूंजी के लिए। ऐसे ऋण पत्रों या ऋण पत्र लिए गए अल्पकाल, अन्य अल्प दीर्घकाल में रोकड़ प्राप्तियां हुई हैं, इनको इसमें शामिल करते हैं। अल्पकाल या दीर्घकाल का यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे रोकड़ अंतर्वाह हुआ तो कहाँ से पैसा आया, तो यहाँ पे अल्पकाल का ये जो मतलब है, यहाँ पे जो लॉन्ग पैसा लिया गया है व्यवसाय में लगाने के लिए, उससे है। तो पैसा कहाँ कहाँ से आया, ऐसे ही उधार ली गई नकद राशियाँ, ऋण पत्रों, दीर्घकालीन ऋण पत्रों, पेशियों में प्राप्त ब्याज भुगतान, समतांशधारी ऋण पत्र, समता एवं अधिमान पूंजी पर लाभांश का भुगतान किया गया। तो ये कैश का जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से जो पैसा आया है उसे इसमें शामिल किया गया। अब यहाँ पे देखिए एक चार्ट के रूप में रोकड़ अंतर्वाह और रोकड़ बहिर्वाह, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को यहाँ पे समझाया गया है। कैश इनफ्लो में क्या क्या आएगा आपका, ठीक है, ये प्रचालन क्रिया है, ठीक, उसके बाद ये आपकी निवेश क्रिया है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ है, और ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं। इनके ये चार्ट आप बना लीजिए अपने और याद कर लीजिए, इससे ही आपका पूरा काम चल जाएगा, ठीक है। इस लेसन की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मेन क्या था, कैश फ्लो था। कैश फ्लो की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ में उन क्रियाकलापों से क्या क्या पैसा आया, कहाँ कहाँ पैसा जाता है, इन सब को शामिल करके ओवरऑल एक सिनेरियो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कहाँ कहाँ से पैसा आता है और कहाँ कहाँ पैसा जाता है। कुछ विशिष्ट व्यक्तिगत मदों का व्यवहार इन्होंने समझा रखा है, ये कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर आप फिलहाल अपने नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रोकड़ प्रवाह का मुख्य जो शीर्षक है केवल दे रखा है, तो 3 शीर्षक होते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और इसी में अंतर प्लस माइनस करते हैं तीनों क्रियाओं को, का खा गा को, ये प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश को जोड़ते हैं और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश को क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आपके आंसर के रूप में आ जाता है। अब स्वयं को जांचिए, इन्होंने लिख दिया है, तो इसमें आपको समझना है कि कौन कौन सी क्रिया कहाँ कहाँ जाती है, ठीक है। अब रोकड़ प्रचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कैसे की जाती है ये इन्होंने समझा रखा है, ठीक है। और ये चूँकि तो हम आपको समझा रहे हैं थ्योरेटिकल पार्ट, इसीलिए आपको ये सब पढ़ने की आवश्यकता है। हम बस सिर्फ ये बता देते हैं आपको कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसका कैलकुलेशन 2 तरीके से हो सकता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, यानी प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड और दूसरा अप्रत्यक्ष विधि यानी इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरीके से इसका कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अप्रत्यक्ष विधि दे रखी है, अप्रत्यक्ष विधि दे रखी है। अगर अप्रत्यक्ष विधि से आपको कैलकुलेशन करना है
तो जो भी आपके पास के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? तो जो अप्रत्यक्ष विधि होती है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट जो भी दिया होता है उसे आप ले लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? असाधारण मदे तथा कराधान से पहले के जो नेट प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ जो भी असाधारण मदे हैं या टैक्स है या तो उनके पहले जो भी आपका प्रॉफिट है उसे लिया। फिर है गैर रोकड़ मद, नॉन कैश आइटम्स हैं उनको ऐड किया गया। तो नॉन कैश आइटम को ऐड करने के बाद नॉन गैर प्रचालित मदे जैसे ब्याज के खातों पर लाभ हानि विवरण से पहले की कोई कटौती है। फिर है गैर संचालन मदे जैसे लाभांश प्राप्ति है, स्थिर संपत्तियों से की बिक्री से लाभ है, ये प्राप्तियां हैं, इनको घटाया गया। असाधारण का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, आगे समझ लेंगे। तो इन मदों को से पहले का जो प्रॉफिट है उसे लिया गया। फिर गैर रोकड़ मदों को आपने जोड़ा, जो आपकी कटौतियाँ थी उन्हें जोड़ दिया और जो इनकम थी उसे घटा दिया। ठीक है, चलिए इन्हें न्यूमेरिकल जब पढ़ाते हैं तो उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाता है। फिलहाल एक ओवरव्यू यहाँ पे ले रहे हैं। फिर जो भी आपका आएगा कि कैश जो यहाँ पे कार्यशील वर्किंग कैपिटल बिफोर कैश फ्लो जो भी मतलब प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। यहाँ थोड़ा सा बेटा ये लग रहा है कि जब हम क्वेश्चन कराते हैं तो इंग्लिश में कराते हैं, यहाँ प्योर हिंदी दी गई होती है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। फिर है प्लस करते हैं यहाँ पे आपके चालू संपत्तियों में वृद्धि या चालू दायित्व में कमी को ऐड किया जाता है। ऐसे ही चालू दायित्व में वृद्धि, चालू संपत्तियों में कमी को लेस किया जाता है। ठीक, फिर टैक्स घटा करके उसे कैलकुलेट करते हैं। सभी न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन बच्चे हल कर लेते हैं वो जानते हैं। ये आपका एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका कैलकुलेशन है। ठीक, ये जो मेरा जो भी डिस्कशन का मैटर होता है वो मेनली जो होता है वो होता है आपका थ्योरेटिकल पार्ट को यहाँ पे कवर कर दिया जाए। ठीक है, तो उसी थ्योरेटिकल पार्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, बाकी आपकी चीज़ों को ओवरलैप कर देते हैं। ऐसे ही निवेश क्रिया से जो रोकड़ प्रवाह है उसकी गणना दी गई है और हम आपको एक ओवरव्यू लास्ट में देंगे जिससे कि आपको रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने में या उसे लिखने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में हम आपको बताना चाहेंगे ये सब आपका पूरा दिया गया है, न्यूमेरिकल पार्ट है ये, अभ्यास के लिए प्रश्न में आ जाइए। ठीक, ये देखिए सारांश में तो कुछ ज़्यादा है नहीं। रोकड़ प्रवाह विवरण किसे कहते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है। ठीक, ये क्वेश्चन एक तैयार कर लो। फिर रोकड़ प्रवाह विवरण की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं ये एक तैयार कर लीजिए। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। इसके बाद आपका क्वेश्चन दीर्घकाल क्रिया में लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है वो ये व्याख्या करें, कोई 3 क्रियाएं हैं उनमें से किसी एक क्रिया की व्याख्या या पहला क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, ठीक, ये तो आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे जो स्लाइड हैं ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक, देखते एक को न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक हम यहाँ पे बताना चाह रहे थे जो समरी। ठीक है, उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए आपको सबको पता है कि एक बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट होता है। ठीक, तो बैलेंस शीट के तो 2 रूप हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो पुराना रूप है उससे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि बहुत आसानी से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, यहाँ क्या है देखो, आपको सबको पता है कि लायबिलिटीज़ कैसे होता है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एसेट्स। ठीक है, ये अमाउंट के 2 पार्ट हैं। ठीक है, लायबिलिटीज और असेट्स। तो असेट्स में क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी नॉन करेंट असेट्स,
जिनको आप फिक्स असेट्स कहते हो, फिक्स्ड असेट्स। ठीक, उसके बाद अगला पार्ट जो होता है वो होता है करंट असेट्स का, करंट असेट्स। ठीक, चालू संपत्तियाँ, चालू संपत्तियाँ। ठीक है, दो पार्ट में होता है आपका बैलेंस शीट। ऐसे ही शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड में, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड क्या कर सकते हैं, डिवेंचर्स, जिनको डिवेंचर्स। ठीक, तो ये आपका हो गया लायबिलिटी साइड, ये हो गया आपका असेट साइड। लायबिलिटी साइड में जो दूसरा पार्ट है वो है आपका करंट लायबिलिटीज। ठीक, इसमें देखिए आप जो चालू संपत्तियां होती इसमें आपके पास डेटर्स है, ठीक, BR है, ठीक है, स्टॉक है, कैश है, बैंक है, ये सब है। ऐसे ही लायबिलिटीज में क्या है, क्रेडिटर्स है, प्लस BP है, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्लस आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक, तो ये जो आपकी लायबिलिटी साइड है ये आपका करंट लायबिलिटी साइड है और ये आपका करंट असेट साइड है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक, रोकड़ प्रवाह विवरण, उसमें 2 वर्षों में या 2 अवधियों में जो रोकड़ में परिवर्तन हुए उन्हें आप कंसीडर कर रहे थे कि किन किन स्रोतों से पैसा आया और कहाँ पैसा गया। ठीक, तो इस बात को जो ध्यान में रखना है कि जब भी आपको यहाँ किन स्रोत मदों में पैसा आया, किन मदों में पैसा गया, इसको आपको जब समझना है तो किन 3 क्रियाएं हैं आपकी। तो पहली क्रिया क्या होती है, पहली क्रिया होती है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी बिक्री से पैसा आया, जो क्रय से पैसा गया, उसी के अंतर्गत करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो ये पार्ट आपका पूरा है किसका, बैलेंस शीट का, ये आपकी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है पूरा। फिर है ये जो आपका पार्ट है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। ठीक है, और ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक, तो जिन में पैसा लगाया जाता है वो इन्वेस्टिंग होती हैं, वो आपकी एसेट साइड की फिक्स एसेट्स होता है या नॉन करेंट एसेट्स कह लो। जिन से फाइनेंस पैसा आता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती है, इसमें शेयर कैपिटल होती है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो 3 क्रियाएं हैं उनमें इन मदों को, जो आपकी करंट की मदें हैं इन्हें शामिल किया जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, असेट्स की जो मदें हैं फिक्स असेट्स की वो उन्हें शामिल किया जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और जो भी आपकी लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उन्हें आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शामिल करेंगे। ठीक है, तो यही हमें मुझे समझाना था कि जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें कि 2 वर्ष अवधियों में कहाँ से पैसा आया और कहाँ पैसा गया, जो 2 अवधियाँ हैं, 2 अवधियाँ। ठीक है, तो ये कौन सी आपको 2 अवधियाँ दी गई होंगी, वो 2 अवधियाँ होंगी, आपके पास बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट होगा वो 2 वर्षों का होगा, बैलेंस शीट होगा वो 2 वर्षों का होगा। ठीक है, दो वर्षों का होगा, जैसे 2020 2021 की मदें आपको दी गई हैं, इनमें जो परिवर्तन हो रहा है उन्हें आप कंसीडर कर रहे हो। जैसे सपोज देख लेते हैं यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, शेयर कैपिटल का किसका मद है, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाख रुपए। ठीक है,
और फिर यहाँ लिखा है 2,20,000 रुपये। इसका मतलब जो 20,000 रुपये का डिफरेंस आया है, ये देखो वृद्धि है, इनक्रीज है, तो क्या हो गया, इशू ऑफ शेयर हो गया, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन, यानी 20,000 रुपये का बढ़ोतरी रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन है यदि कोई और मद नहीं दी गई है। मान लो कोई जैसे आपका प्रॉफिट वगैरह नहीं बढ़ा है, तो यहाँ पे जो भी वृद्धि हुई है वो शेयर कैपिटल का इशू है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझते हो इसमें। ठीक है, चलिए खैर पढ़िए। और इसका न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों पार्ट के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमेरिकल भी खूब आता है इसका, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको हम हल करा देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन आता है, और आप थ्योरेटिकल में इतना तैयार कर लीजिए, बस आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, थैंक यू, बने रहिए, ओके।